हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस 1 और साइंस 2 के बारे में। तो देखो, साइंस को प्रिपेयर करना वैसे तो काफ़ी मुश्किल होता है, मैं मानता हूं। मतलब आप अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, एक स्लो लर्नर हो, धीरे चीज़ें समझ में आती है, तो मैं मानता हूँ आपको हार्ड जाएगा साइंस, ठीक है। बट ठीक है, स्टडी बताएंगे आज भाई। तो देखो, साइंस कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहली बात आप लोगों को जो करनी है वो ये है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है वो ये करनी है, हैव कॉन्फिडेंस। कैसा कॉन्फिडेंस? देखो, जब मैं 10th में पढ़ता था ना, या मैं जब 11th में पढ़ता था, या जब मैं 12th में पढ़ता था, या जब मैं 12th के बाद प्रिपेयर किया 1 साल, कभी इस डाउट के साथ लेक्चर में मैं नहीं बैठा कि क्या मुझे चीज़ें समझ में आएंगी। कभी भी इस डाउट के साथ मैं लेक्चर में नहीं बैठा। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। लेक्चर में मैं बैठा हूँ तो या तो चीज़ मुझे समझ में आ गई, या तो चीज़ पूरी नहीं समझ में आई। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? या तो चीज़ मुझे पूरी समझ में आ गई, या तो मुझे पूरी समझ में नहीं आई। जैसे सर ने कोई एक टॉपिक शुरू किया और वो टॉपिक मुझे थोड़ा सा समझ में आया तो मुझे पूरा समझ में आ गया। ऐसा नहीं हुआ कभी, हाँ ये शुरू में जो बता रहे थे पहली 2 लाइन वो तो समझी, बाद में फिर पता नहीं क्या बता दिए, कुछ नहीं समझा। ऐसा नहीं, या तो पूरा नहीं समझा या तो पूरा समझा। सिंपल, ठीक है, सीधा केस, ठीक है। तो जब भी आप लोग किसी का लेक्चर देखो या कभी भी लेक्चर में बैठो तो इस कॉन्फिडेंस के साथ बैठो कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ज़रूर आएंगी, ठीक है। जैसे हम लोग जब 10th में पढ़ते थे, मैं मेरे दोस्त, ठीक है, हम लोग जब 10th में पढ़ते थे तो हमेशा इसी कॉन्फिडेंस के साथ बैठते थे कि आज सर पहला चैप्टर करा रहे हैं, आज पहला चैप्टर आ जाएगा। ये डाउट के साथ नहीं बैठते थे कि भैया पहला चैप्टर सर कराने जा रहे हैं, शायद समझ में आ जाएगा तो ऐसा ऐसा करेंगे। ये डाउट के साथ कभी नहीं बैठे अपन। पहला चैप्टर अगर हम लोग पढ़ने बैठ रहे हैं तो वो पहला चैप्टर हमें समझ में ही आएगा, इसके बाद हम इसके आगे के काम करेंगे। इस कॉन्फिडेंस के साथ बैठते थे। तो आप भी कभी भी अगर चैप्टर को पढ़ने बैठो, किसी का लेक्चर देखो, तो इस कॉन्फिडेंस के साथ देखो कि आप लोगों को वो चीज़ समझ में ही आएगी, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये क्या बोल रहा था कि या तो पूरा समझ में आया तो पूरा नहीं समझ में आया, ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अगर लेक्चर में मैंने ध्यान नहीं दिया तो मेरे को पूरा नहीं समझ में आया, और मैंने लेक्चर पे ध्यान दिया तो पूरा समझ में आया। सीधी बात। अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सपोज आप मेरा ग्रेविटेशन का लेक्चर देख रहे हो जो 1 घंटे समथिंग का, 1 घंटे 12 मिनट, 1 घंटे 6 मिनट कुछ तो है, वो मैंने बोर्ड पे पढ़ाया है, उसको देख लो। उससे बेस्ट लेक्चर पूरे यूट्यूब पर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, कहीं पर नहीं मिलेगा उससे बेस्ट लेक्चर, ठीक है। आप बोलोगे बहुत लोग पढ़ाते हैं ऐसा वैसा, भाई टाइम भी बहुत ज़्यादा लेते हैं वो, ठीक है। आप लोग अगर बाकियों के लेक्चर देखोगे तो मुझे नहीं लगता है पूरे यूट्यूब पर सबसे कम टाइम में अगर कोई टीचर सिखा सकता है तो वो चैंपियन जैद के अलावा कोई नहीं है, सबसे कम टाइम में। देखो, मैंने 12वीं के वीडियोस अपलोड किए, मैंने 25 दिन में पूरा उनका ख़त्म कर दिया, ठीक है। 66 वीडियोस, कुछ मैथ 1 के लगेंगे, मैथ 2 के कुछ 70 वीडियोस लगे, ठीक है। और आप बाकी लेक्चर्स देखो, बाकी चैनल्स के लेक्चर्स देखो, तो वो खाली इंटीग्रेशन ही 70 लेक्चर में कराते हैं, 60 लेक्चर में कराते हैं। तो मैंने मतलब कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखानी चाहिए हमेशा, ठीक है। और ये होता भी है, देखो, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मैंने जस्ट पढ़ा है, तो मेरी जो बताने की स्पीड होगी ना वो बाकी टीचर्स के कंपैरिजन में तेज़ होगी। बाकी टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, आप ये भले बोलो कि वो लोग बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो पढ़ाते हैं छोड़ देते हैं, पढ़ाते हैं छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने 1 साल उसको घसा है, मतलब डेली वही चीज़, डेली इंटीग्रेशन। तो जब मैं इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तो उसी स्पीड से पढ़ा पाऊंगा, उसी तरीके से बता पाऊंगा, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो आप लोग ये देखोगे, जब भी आप मेरे लेक्चर देखो, किसी और के लेक्चर देखो, तो आप ये देखोगे कि एंड में आप उतनी ही चीज़ें कर पा रहे हो जितना उनका लेक्चर देख के कर पा रहे थे। जैसे 10वीं के ही वीडियोस देख लो यार, मैंने मतलब कम से कम टाइम में चीज़ों को पढ़ाया है, ठीक है। आप बाकी के लेक्चर देख लो, बाकियों के लेक्चर्स देख लो, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है किसी भी एक चीज़ को कराने में। एक ही एक्सरसाइज के 10 पार्ट बना रखे हैं, ऐसा नहीं है भाई अपने इधर, ठीक है। 2 पार्ट्स इनफ, 3 पार्ट्स, रेयर केस में 3 पार्ट्स, दैट्स इट। 10th के लिए तो है ही नहीं, 12th के लिए चलो कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज में लग गए, जिनमें 42 क्वेश्चन थे, उनमें लग गए 3 पार्ट्स, बट बाकी में नहीं है। तो आप मेरे लेक्चर्स देखो, जो मैंने बोर्ड पे पढ़ाया वो देखो कम से कम। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कुछ लोग के कमेंट आ रहे, तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैंने बोर्ड पे पढ़ाया है। इट्स अ ड्रीम लेक्चर। मतलब मैं आज भी अगर वो लेक्चर देखता हूँ ना, मुझे लगता है यार क्या पढ़ाया था मैंने उस टाइम पे। अभी तो उससे अच्छा पढ़ाऊंगा ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी उसे देख के लगता है यार मतलब ये मैं हूँ, इतनी मैच्योर टीचिंग, समझ रहे हो। तो खुद के ऊपर कभी कभी डाउट हो जाता है। तो वो लेक्चर्स देखो, ग्रेविटेशन का लेक्चर देखो, उससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन कहीं पर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात, अगर साइंस के लिए प्रिपेयर करना है तो फॉलो माय लेक्चर्स, ठीक है, फॉलो माय लेक्चर्स। आप बोलोगे जो बोर्ड पे नहीं अपलोड किए हो वो कर दो कम से, अरे भाई पहले देखो तो जो बोर्ड पे अवेलेबल है, पहले जो बोर्ड पे अवेलेबल है वो देखो, फिर स्क्रीन पे चले जाना, सब समझेगा, टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जब लेक्चर में बैठो तो हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि मुझे चीज़ें समझ में ही आएंगी। और अगर तुम्हें चीज़ें नहीं समझ में आई, इसका डायरेक्ट मतलब है तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमने बात नहीं सुनी है।
अगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि देखा बेटा ये लेंस है, बेटा ये लेंस है, यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ध्यान दे रहे हो ना। यहाँ से जब भी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे आएगी तो वो बेंट होके हमेशा फोकस से पास होगी बेटा। चल बेटा बता मैंने क्या बताया। मैंने पूछा तुमसे कि बताओ मैंने क्या बताया, मैंने यही बताया, एक लेंस है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आएगी तो वो फोकस से पास होगी। समझा या नहीं समझा? समझा ना तुम्हें? क्यों समझ गया? तुम्हें तो साइंस समझता नहीं है, मुझे तो साइंस समझता ही नहीं है। कैसे समझ गया मुझे साइंस? ऐसा तो नहीं हो सकता। तुम ध्यान दोगे तब ना तुम्हें समझेगा। स्कूल के लेक्चर्स में तो ध्यान देते नहीं हो और यूट्यूब पे लेक्चर्स देखते नहीं हो, तो कैसे समझेगा फिर, राइट? तो आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। जब भी आप लोग कहीं पर लेक्चर्स देखो तो वहां पे फुल कॉन्सेंट्रेट करो, राइट? कॉन्सेंट्रेट करोगे तो क्यों नहीं समझेगा यार। जैसे मैं आप लोगों को, चलो आप लोगों ने जो पढ़ा है उसमें से कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो कोई भी एलिमेंट जो होता है वो ऑर्बिट से बना हुआ होता है, ठीक है? एटम होता है और ऑर्बिट्स होते हैं। जैसे ये मान लो हम लोगों का एलिमेंट है सोडियम, तो सोडियम में यहाँ पे ढेर सारे ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है? और ये हम लोगों का सोडियम का न्यूक्लियस है। ये जो सेंटर पे होता है इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है? सेंटर पे जो होता है उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और इस न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आखिरी ऑर्बिट तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। बोलो समझा एटॉमिक रेडियस? क्या बोला मैंने? मैंने बोला न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक की जो डिस्टेंस होती है उसे एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट मतलब ऐसी एक सर्कुलर लाइंस जो एटम को घेरे हुई होती हैं, जैसे प्लैनेट्स होते हैं ना वैसे। तुम्हें तो साइंस समझता नहीं था, ये कैसे समझ गया? ये भी तो साइंस है। तो अपने अंदर से ये चीज निकालो कि मुझे तो साइंस समझती नहीं है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। अपने अंदर से ये निकालो। जब अपने अंदर से ये निकालोगे तब ना तुम्हें कुछ आएगा। जैसे मैं तुम्हें चलो वैलेंसी एक्सप्लेन करता हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, ठीक है? इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो 281 होती है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुम्हें नहीं पता है, मुझे पता है, ठीक है? मुझे पता है कि तुम्हें नहीं पता इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बट ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेसिकली होता क्या, हर एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। जैसे सोडियम के पास 11 टोटल इलेक्ट्रॉन है, तो हर एक ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन आते हैं ना। तो पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो ये हम लोगों का सपोज 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब दूसरे ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 ही आ सकते, तो चलो 8 इलेक्ट्रॉन बना दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? 8 इलेक्ट्रॉन तुमने बना दिए, तो ये हो गया 2 8। अभी एक इलेक्ट्रॉन इसके बाहर वाले ऑर्बिट में आएगा, मतलब इसके बाहर भी एक ऑर्बिट है, इसमें आएगा एक और इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इस तरीके से। तो बेसिकली 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, ठीक है? समझ गया ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? क्या होता है, हर एक ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 11 में से जितने जितने आए हैं वो लिखना है तुम्हें, ठीक है? जैसे 8 आ सकते थे तो 2 यहाँ पे आ गए, बचे कितने? चलो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी बता देता हूँ तुम्हें। 11 इलेक्ट्रॉन टोटल है। पहले ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन आता है। क्या इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है? तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब कितना बचा उसके पास? अब 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने पहले ऑर्बिट में डाल दिए, अभी कितना बचा? 9। तो क्या दूसरे ऑर्बिट में 9 से कम इलेक्ट्रॉन आते हैं? दूसरे ऑर्बिट में कितने आते हैं? 8। तो उसके पास 8 बचे क्या? उसके पास तो 9 बचे हैं, तो मतलब दूसरे ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब उसके पास कितने बचे? 1। तीसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? उसमें भी 8 आते हैं, लेकिन इसके पास बचा सिर्फ 1 है, तो सिर्फ 1 ही आया, 1। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। कैसे समझ में आ गया तुम्हें? तुम्हें तो साइंस समझती नहीं है ना। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है एक ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है या कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, उसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। तो क्योंकि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ 1 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। वैलेंसी निकालना आ गया। जैसे किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282 है, ठीक है? तो इसका वैलेंसी 2 होगा। किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 285 है, तो इसका वैलेंसी 5 नहीं होगा, 3 होगा, ठीक है? तो अब ये कैसे हुआ? ये अबे पढ़ाने में थोड़ी बैठा हूँ यार, अब पढ़ाने थोड़ी बैठा हूँ मैं, तो आगे देख लेना आप लोग चैप्टर्स में, ठीक है? तो देखो सिंपल चीज़ है यार, अपने अंदर से ये चीज़ सबसे पहले निकाल दो कि मुझे साइंस नहीं समझती, मुझे साइंस नहीं समझती, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे तो कुछ आता नहीं। ये सब अपने अंदर से निकालो। लेक्चर्स देखो, हैव कॉन्फिडेंस, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो और उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। दूसरा पॉइंट यही है, कॉन्सेंट्रेट फुल्ली ऑन दैट लेक्चर, ठीक है? फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करो। कैसे नहीं समझ में आएगा यार? अभी बाहर कोई बैठा हुआ है, ठीक है? समझ लो बाहर कोई चाय वाला बैठा हुआ है, और उस चाय वाला को मैंने जाके बता दिया कि देखो ऐसा ऐसा होता है, ऐसी ऐसी डिस्टेंस होती है, उसको हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ये वो भी बोल देगा कि हाँ यही होता है, समझ में आ गया मुझे। तो वही तो तुम्हें भी समझना है, समझ रहे हो ना? किसी को भी अगर तुम कोई भी चीज़ समझाओगे उसको समझ में आएगी ही आएगी। याद रहे ना रहे बात अलग है, याद रहे ना रहे वो बात अलग है, लेकिन अगर तुम कोई चीज़ किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो चीज़ समझ में आएगी ही आएगी, ठीक है? तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, फुल कॉन्सेंट्रेशन रखो लेक्चर्स पे। अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, क्लियर बात है, तुमने सुना नहीं है उसको सही से,
ठीक है, या तो टीचर ने ढंग से बताया नहीं, टीचर ने खुद ऐसा कंफ्यूज था, मतलब टीचर खुद ही कंफ्यूज था सपोज, तो टीचर जब खुद कंफ्यूज है तो वो कैसे तुम्हें बता पाएगा। और दूसरी चीज़, तुमने ध्यान नहीं दिया, और कोई रीज़न होता नहीं। अगर टीचर ने क्लियरली बताया है, तुम्हें क्लियरली समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो अपने फुल कॉन्सेंट्रेशन दो वहाँ पे। और तीसरा पॉइंट, रिमूव योर सेल्फ डाउट। रिमूव सेल्फ डाउट, अपने ऊपर डाउट करना बंद करो कि क्या मुझे समझेगा, क्या मुझे नहीं समझेगा। मुझे समझेगा ही, मैं लेक्चर देखूंगा मुझे समझेगा, सिंपल। साइंस 2 का नहीं बताया आपने को, साइंस 2 तो और आसान है, साइंस 2 तो और आसान है। DNA, RNA, लाइफ प्रोसेस, एनर्जी, रेस्पिरेशन, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप मेरे पुराने वीडियोस रिफर करो, उसमें मैंने मस्त बता रखा है कि क्या कैसे, क्या कब कहाँ कैसे होता है। ठीक है, जैसे मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है, तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस का मतलब क्या होता है, बनावट। तो अगर हम लोग बनावट की बात करें तो हाँ, कुत्तों में भी बनावट यही होती है, 2 आंखें, 1 नाक, मुंह, ठीक है, कान, ये सब उनकी भी बनावट, हमारी भी बनावट ऐसी, उनकी भी बनावट वैसी। तो मॉर्फोलॉजी मतलब बनावट, अपीयरेंस। तो लोगों की अपीयरेंस कैसी है, सेम है। तो मेरी अपीयरेंस, कुत्ते की अपीयरेंस ऑलमोस्ट सेम है, आपकी अपीयरेंस और बिल्लियों की अपीयरेंस सबकी सेम है, हम सबकी अपीयरेंस सेम है। मतलब हम सबका जो फेस शेप है वो ऐसा ही है। किसी का ऐसा क्या कि मुंह यहाँ पे है, या फिर नाक यहाँ पे है, ठीक है, या फिर आंखें पीछे हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, सबकी बनावट सेम है। तो वो बनावट हमें क्या सजेस्ट करती है कि कभी ना कभी हम भी वैसे ही रहे होंगे, उनके पूर्वज, हमारे पूर्वज सेम रहे होंगे। ये होता है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। फिर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस तो सबसे बेस्ट एविडेंस है, जब सब लोग एम्ब्रियो में होते हैं। एम्ब्रियो मतलब जाइगोट बनने के बाद जब एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं और फिर उसके बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद आप बनते हो, ठीक है, ऐसा होता है, मतलब ह्यूमन बनता है, ठीक है, मेल फीमेल जो भी है उसके बाद बनता है। तो एम्ब्रियो जो होता है ना, एक कुत्ते का एम्ब्रियो, बिल्ली का एम्ब्रियो, शार्क का एम्ब्रियो, ह्यूमन का एम्ब्रियो, बैट का एम्ब्रियो, किसी का भी एम्ब्रियो ले लो, सबका एम्ब्रियो ऑलमोस्ट सेम होता है इनिशियल स्टेजेस में। तो ये भी हमें सजेस्ट करता है कि हमारे पूर्वज सेम है। ठीक है, नहीं समझा? समझ गया? तुम्हें तो साइंस समझता नहीं था, कैसे समझ गया? सब समझता है भाई तुम्हें। जो बंदा यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर सकता है, आइंस्टाइन कहते थे जो बंदा अपने घर का पता याद कर सकता है, अपना नाम याद कर सकता है, वो सब कुछ पढ़ सकता है। ठीक है, तो अगर आप YouTube पे मेरा वीडियो सर्च कर सकते हो, आप गेमिंग कर सकते हो, आप वीडियोस देख सकते हो, आप सोशल मीडिया पे रील बना सकते हो, आप गाने के लिरिक्स याद कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग। सब कुछ कर सकते हो तुम, करने की देर है बस। ठीक है, तो अपने अंदर से डाउट हटा लो और लेक्चर्स को देखना शुरू करो फुल कॉन्फिडेंस से। कुछ नहीं है यार, एक समझाने वाला चाहिए और एक समझने वाला चाहिए बस। आपको कोई अच्छे से समझा देगा, कोई पसंद आ जाएगा, आपको सब कुछ हो जाएगा। क्लियर? तो आप मेरे लेक्चर्स फॉलो करो और फिर आसानी से आप लोगों को धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। समझ में आ गया? आप अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर मैथमेटिक्स, ठीक है, जिसमें बेसिकली फोकस होगा मैथ्स 2 पे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।